हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हम लोग हर चैप्टर को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। डिटेल में ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे चीज़ों को, अभी हमको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस शॉर्ट नोट्स का, जो कि 9 पेजेस का है, और बहुत 9 पेज सुनने में ऐसा लग रहा होगा, पर ये एक पेज में बहुत कम कम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पेज छोटा है। तो ये जो पेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने अपने चैप्टर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हम लोग अभी बस उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे कि ये रिवीजन में एक्चुअली हमको क्या करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट, है ना। तो देखो, ये चैप्टर शुरू होता है हमारे डेफिनेशन से कि सॉल्यूशंस एक्चुअली में क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन एक्चुअली में होते क्या हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरह का मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस का मतलब है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होंगी? यूनिफॉर्म होंगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने लिया कि इसमें है हमारा शुगर और वाटर, और यहाँ पे हमारा सैंड और वाटर है, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको पता है कि सैंड जो है वो थोड़ा आके थोड़ी देर बाद नीचे जम जाएगा, लेकिन अगर ये शुगर, इसको अगर हम अच्छे से घोल दें तो ये पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये सैंड जो है ये कभी भी घुलेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस लेयर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और इस वाले लेयर की प्रॉपर्टी अलग होगी, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन भी नहीं है और ना ही प्रॉपर्टीज है, जबकि यहाँ पे पूरे सोल्यूशन में जो प्रॉपर्टीज हैं और कॉम्पोजिशन है वो एकदम यूनिफॉर्मली मिक्सड है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। इस तरह के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस, और सॉल्यूशन इज अ कैटेगरी जहां पे हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि हम इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमको चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। बाइनरी का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे। बाइनरी का मतलब यही होता है, यहाँ पे एक होगा अपना सॉल्यूट और एक होगा अपना सॉल्वेंट, एक होगा अपना सॉल्वेंट, ओके। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जो भी चीज अपने सॉल्यूशन में कम है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है? जो भी चीज अपने सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे अगर अपने पास शुगर और पानी का सॉल्यूशन है तो उसमें शुगर क्या होगा? सॉल्यूट, और पानी क्या होगा? सॉल्वेंट। आई होप कि ये बेसिक बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखो, हमको पता है कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, है ना। तो अब हम 9 तरह से चीजों को मिला सकते हैं। सॉलिड में पहले तो हम सॉलिड भी मिला सकते हैं और लिक्विड और गैस मिला सकते हैं, तो सॉलिड से हमको 3 मिल जाएगा। फिर लिक्विड में हम लिक्विड मिला सकते हैं, सॉलिड मिला सकते हैं और गैस मिला सकते हैं, तो यहाँ से भी 3 मिलेगा। और गैस में हम गैस भी मिला सकते हैं, लिक्विड भी और सॉलिड भी, तो यहाँ से भी हमको 3 तरह के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। इसीलिए टोटल हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, जिसमें हम देखें तो गैस इन गैस का एग्जाम्पल है एयर, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है सोडा वाटर, सॉलिड इन लिक्विड हाइड्रोजन, गैस जो है वो पीडी पे जो एब्जॉर्ब होती है, हमारे जितने भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होते हैं। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है फॉग, और लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है अल्कोहल इन H2O। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है एमलगम, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ मरकरी को हम किस में मिला देते हैं? किसी भी सॉलिड चीज में मिलाएंगे तो वहाँ पे एक अलॉय बनेगा, और क्योंकि वहाँ पे मरकरी हमारी लिक्विड स्टेट में होती है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या दिए हैं? एमलगम। किसको बोलते हैं? ऐसे अलॉय जिसमें मरकरी हो, है ना। और मरकरी किस स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। जब हम सॉलिड में मरकरी को मिलाते हैं तो वहाँ से बनता है एमलगम, तो याद रखना ये बात हमको। सॉलिड इन सॉलिड भी मिला सकते हैं, अलॉयज बना सकते हैं। सॉलिड इन गैस मिला सकते हैं, जिसको हम स्मॉग बोलते हैं। सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, शुगर इन वाटर। तो हमको सबका एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली चीज जो हमको ध्यान से देखनी है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सॉल्यूट है कितने सॉल्वेंट में, बस इसी को हमको बताता है हमारा ये जो टर्म है कंसंट्रेशन। हो सकता है कि हमने एग्जांपल अगर हमारे पास 20 ml वाटर है और इसमें भी 20 ml वाटर है, और इसमें हमने 2 चम्मच मिलाया नमक, और इसमें हमने 5 चम्मच मिलाया, तो ऑब्वियसली सेम अमाउंट ऑफ वाटर में हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कम शुगर के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास ज्यादा है, तो इस वाले का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द क्वांटिटी विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल। अब इसको निकालने के तरह तरह के मेथड्स हैं। हमको यहाँ पे मास परसेंटेज के बारे में पढ़ना है, जिसको हम W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, और क्योंकि यहाँ परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात याद रखनी है, और कौन से यूनिट में होना चाहिए? लीटर। यहाँ पे हम फंसते हैं, हमको क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया रहता है, हम लीटर में सॉल्व करने बैठ जाते हैं। मोलालिटी क्या है? सॉल्यूट। अच्छा, मोलालिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमको बाकी सब जगह पे सॉल्यूशन दिखता है, पर यहाँ पे एक स्पेशली हमको सॉल्वेंट दिखाई देता है नीचे, और यहाँ पे सॉल्वेंट का जो वेट है वो केजी में लेना है, याद रखना है। नॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फिर हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। बहुत आसान है ये। परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 10 की पावर 6, ठीक है। और ये हम किसके बारे में बात करें? सॉल्यूशन के बारे में ही। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देखो हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा, वेट बाय वेट पढ़ा, तो यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम भी पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, और नीचे क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100, बस ये याद रखना है। यहाँ पे एक चीज और क्या है कि मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन मोलारिटी जो होती है वो क्या होती है?
इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। और इसका रीजन क्या होता है कि मोलारिटी में हम वॉल्यूम देखते हैं और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इन सब केसेस में हमको मास दिखाई देता है और मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और कौन नहीं कर रही है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हो सकता है एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो हमको पता होना चाहिए। देखो ब्रास क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। जर्मन सिल्वर जो है वो क्या होता है, कॉपर जिंक और निकल का अलॉय है। ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर और टिन का। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड के आयंस ले तो वो हमारे वाटर इन वाटर वो हम क्या करेगा, टूथ डीके से हमको बचाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम 1.5 ppm ले ले, मतलब कि अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दे उसको, तो वहां से हमारे टूथ को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। एक एग्जांपल भी है कि अगर हम सोडियम फ्लोराइड लें तो उसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, रैट पॉइजन के लिए। ब्लीचिंग सोल्यूशन जो होता है उसमें 3.62% बाय मास परसेंटेज क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। ये सब इंफॉर्मेशन है, दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। 35% सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको हम लोग एज अ कूलिंग एजेंट यूज करते हैं। ये क्या करता है, चीजों का टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है। जैसे कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को -17.6 डिग्री ले आता है, वैसे तो 0 डिग्री होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा उसको नीचे लेके चला जाता है, तो इट एक्ट्स एज अ कूलिंग एजेंट। ओके, नाउ हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक सब्सटेंस हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, तो उस सोल्यूशन का सॉल्युबिलिटी क्या होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। हम बोलेंगे कि किसी एक गिवन टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर से ये चीजें चेंज होती हैं, तो हम टेम्परेचर को अगर हम फिक्स कर दें और हम तब बताएंगे कि किसी एक गिवन टेम्परेचर पे हम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं उस सॉल्वेंट में, वही क्या होगी उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली सॉल्यूट के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अब हम यहाँ पे 3-4 तरह के सॉल्यूशंस देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी किसके किसके केस में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है, हमारे पास लिक्विड होता है, उसमें जब हम सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हैं, उस केस के बारे में हमको सॉल्युबिलिटी के बारे में देखना है। हम क्या बोल रहे हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब होता है कि पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स को डिसॉल्व करते हैं और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर को करते हैं। पोलर नॉन पोलर आई होप सबको पता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, अगर अपना प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ तो वो डिक्रीज करेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो। ठीक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि सॉलिड के जिंदगी पे प्रेशर बढ़ाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो उसमें अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो अब इतना प्रेशर तो नहीं बढ़ा पाएंगे कि ये तोड़ दें इसको, नॉर्मल प्रेशर से बढ़ाया जाता है, तो उससे इसके जीवन पे बहुत असर नहीं पड़ता, इसीलिए ये वाले केस में इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। आई होप इट इज क्लियर। फिर हम बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में भी क्या मिला रहे हैं, गैस मिला रहे हैं। ठीक है, लिक्विड है हमारे पास और उसमें हम क्या मिलाएंगे, गैस मिलाएंगे, तो वहां की सॉल्युबिलिटी पे कैसे असर पड़ेगा। टेम्परेचर के लिए बिल्कुल सेम कि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा सॉल्युबिलिटी। और टेम्परेचर का तो हमने देख लिया। प्रेशर का क्या बात है, यहाँ पे आता है अपने इसमें हेनरीज लॉ। वो क्या बोलता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इन इट्स वेपर फेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना इसको। हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें अभी तो हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है, जो कि स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। हमने क्या किया, कुछ गैस के पार्टिकल्स को उसमें मिला दिया। अब देखो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये इसमें डिसॉल्व होना शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम डेवलप होने लगेगा, जहां पे हमको इधर लिक्विड दिखाई देगा और इधर गैस दिखाई देगा। तो ये क्या है, इसका वेपर फेज है, जिसमें हमारे कुछ तो लिक्विड के भी पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली, और हमारे गैस के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर, किसी भी, अगर हो सकता है 3-4 तरह के गैसेस भी मिला है, तो किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखो एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ठीक है। हमने क्या किया, सपोज करो हमने इसमें गैस ए मिलाया, बी मिलाया और सी मिलाया। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये लोग आपस में मिलना शुरू होंगे और यहाँ पे एक हमको लिक्विड फेज दिखाई देगा और यहाँ पे हमको एक वेपर फेज दिखाई देगा, है ना। वेपर फेज मतलब जहां पे गैस के पार्टिकल्स होंगे, हो सकता है कि हमारे लिक्विड के भी कुछ पार्टिकल्स उसमें चले जाएं। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ तो इसके वजह से भी वेपर प्रेशर होगा, ए की वजह से, पी की वजह से भी कुछ वेपर प्रेशर होगा और सी की वजह से भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। ठीक, तो बोल रहे हैं कि अब क्योंकि टोटल प्रेशर तो क्या है, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, लेकिन इसमें जो ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना मोल्स इसका लिक्विड फेज में क्या है, प्रेजेंट है, बस यही बताया जा रहा है। देखो वही लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। और बोला जा रहा है कि अगर अपना हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बताइए, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ये कैसे हम इसको बता पा रहे हैं, देखो हमको पता है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो KH इज x। अब अगर हम ध्यान से देखें तो P को अगर हम KH को इधर लेके आए तो हमको दिखाई दे रहा है कि मोल फ्रैक्शन और हेनरीज कांस्टेंट क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा। इसका मतलब कि अगर हेनरीज कांस्टेंट किसी गैस के लिए ज्यादा दिया हुआ है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर इसका मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, और इसका मतलब कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये कम प्रेजेंट है अपने लिक्विड स्टेट में। बस सिंपल। फिर हम दूसरे तरह का एक सोल्यूशन पढ़ते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। इसमें भी हम किसके बारे में बात करेंगे,
सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कि कोई भी एक सोल्यूशन है जिसमें वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। वोलाटाइल लिक्विड्स मतलब कि वो लिक्विड तो है लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक। उसमें क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। बस बिल्कुल सिंपल है। क्या बोल रहे हैं, वहां पे बस गैस था, यहाँ पे बस लिक्विड है। हम क्या बोल रहे हैं, सपोज करो हमने लिया लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी और लिक्विड डी, ठीक। ये सारे जो लिक्विड्स हैं ये कैसे हैं, वोलाटाइल है, मतलब ये थोड़ी देर के बाद अपने की स्टेट में चले जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे और इसके वजह से इनका क्या होगा, कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे ना, ये तो ये है इसका लिक्विड फेज। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ये जो लिक्विड है और ये जो गैसीय स्टेट है इसके बीच में हमको क्या दिखाई देगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। उस समय पे अगर हम बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का पार्शियल प्रेशर जो कि क्या होगा, मान लो पी, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। बड़ा आसान है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि पीए का जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हटाने के लिए आप यहाँ पे पीए नॉट लिखिए। अब आप बोलेंगे कि पीए नॉट क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे कि जब हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है जिसमें सिर्फ लिक्विड ए है तो वो वोलाटाइल है, तो वो थोड़ी देर के बाद एक वेपर प्रेशर जनरेट करेगा और यहाँ पे क्योंकि वो अकेला है तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, प्रेशर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ ए की वजह से आएगा। तो ये वाला जो वेपर प्रेशर होता है इसको हम पीए नॉट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्योरली ए था। तो यही होता है पीए नॉट, कि जब पीए अपना अकेले होगा, जब ए अकेले होगा उस समय ये क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो ये यहाँ पे बनता है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक। तो पीए विल बी इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक। चलिए अब बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। P2 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम एक चीज और यहाँ पे डिराइव कर ही देते हैं। सपोज करो हमने लिया है P1 और P2, ठीक। तो हमसे अगर पूछा जाए कि बताइए टोटल प्रेशर कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, P1 प्लस P2। ये हमने कैसे लिख लिया, इट इज बिकॉज ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम P1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। हमको पता है कि जब दो ही लोग हैं तो x1 प्लस x2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होता है। ये याद रखना है, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा जितने भी लोग हैं सबका अगर हम मोल फ्रैक्शन ऐड करें तो वी ऑलवेज गेट 1। तो अगर हम अभी चाहें तो हम किसी के भी टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। चलो x1 को लिखते हैं 1 माइनस x2 लिख दिए सपोज करो, ठीक। तो x1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं और यहाँ पे ये ऐसे ही रहने देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, है ना। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे x2 कॉमन ले लें तो वी विल बी गेटिंग P2 नॉट माइनस P1 नॉट। यही हमको एज ए फॉर्मूला हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है दिस वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिए, इतना डिटेल में शॉर्ट वीडियो में नहीं समझाना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। नोट, इफ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि अब मान लो, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे मान लो a और b थे, हम क्या बोल रहे हैं, या फिर 1 और 2 ही मानते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब ये लोग 1 2 लेके चल रहे हैं बार-बार, हम लोग ए भी मान ले रहे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो सपोज करो हमारे पास एक लिक्विड 1 है जिसका नाम रखा और दूसरे वाले का 2। हम क्या बोल रहे हैं, ये अपने लिक्विड फेज में है, थोड़ी देर के बाद ये अपने वेपर फेज में चला जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 और 2 होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी तो इसका कुछ मोल्स होगा, है ना, कुछ मोल्स होगा इसका। तो हम बोल रहे हैं कि अगर y1 और y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है उस कॉम्पोनेंट का इन इट्स वेपर फेज, तो हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, P1 क्या हो जाएगा, y1 इंटू पी टोटल, ठीक, और P2 क्या होगा, y2 इंटू पी टोटल। पी टोटल मतलब P1 प्लस P2, ठीक है, और उसको तुम अगर अपने उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट P1। आई होप इट इज क्लियर, ओके। चलो अब हम बात करते हैं कि किसी भी टाइम पे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, वेपर फेज विल ऑलवेज बी रीच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। ये तो बात बोलने की थी ही नहीं, लेकिन फिर भी बोल दे रहे हैं। मोर वोलेटाइल मतलब जो ज्यादा वेपर स्टेट में क्या होगा, जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा वेपर स्टेज में कन्वर्ट होगा वो हमेशा वेपर फेज में ज्यादा दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा हेनरीज लॉ का है जो छूट गया था, तो आई हैव रिटन इट हियर। ये बहुत ईजी चीज है। हम क्या बोल रहे हैं कि जब स्कूबा ड्राइवर्स अपने नीचे जाते हैं पानी में तो वो अपने साथ टैंक्स लेके जाते हैं, ठीक है, जिसमें होता क्या है, नाइट्रोजन की गैस होती है, और जैसे जैसे वो लोग नीचे जाते हैं ऑब्वियसली प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है, और प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से उनके ब्लड कैपिलरीज में जो N2 है वो घुस जाता है, उसका बबल बन जाता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है बेड्स जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से जब वो बाहर आते हैं तो मतलब उनको बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, N2 का कंसंट्रेशन घटाने के लिए हम उसमें और भी गैसेज मिला देते हैं, बस इतना याद रखना है। एनॉक्सिया क्या होता है, जैसे जैसे कोई क्लाइंबर ऊपर जाता है वेपर प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका भी वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, तो वहाँ पे ब्लड में कम ऑक्सीजन होने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है, उनको सोचने समझने की शक्ति में प्रॉब्लम आती है, उनको वीक महसूस होने लगता है, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं। अब देखो जो लोग रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, जो नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें दो कैटेगरी होती है, कुछ लोग पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग, ये जो टेबल बना है ये बस समराइज करता है उनकी प्रॉपर्टीज को, लेकिन पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ए है और बी है, ठीक, ये दोनों इंडिविजुअली पहले अकेले अकेले अपना जिंदगी जी रहे थे, जिसकी वजह से क्या था, ए और ए के मॉलिक्यूल्स में आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इंटरेक्शन था उनके बीच में, और बी के बीच में आपस में भी कुछ तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था। ऑब्वियसली अकेला तो मिलता नहीं है कुछ भी, हमको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन है। हमने क्या किया, इन दोनों को भी मिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया, ए बी मिल गया। तो ये था हमारा
पहले का सिचुएशन और ये था हमारा आफ्टर मिक्सिंग का सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि जिस केस में ए और ए का कुछ इंटरेक्शन है, बी और बी का कुछ इंटरेक्शन है, बाद में मिक्सचर बनाने के बाद ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, अगर सेम हुआ, कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में अंतर नहीं आया अगर, तो हम क्या बोलेंगे कि अरे ये तो आइडियल सोल्यूशन है भाई, कुछ बदला ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम भी सेम ही रहना चाहिए, जो अपना वी आई था वही क्या होगा, वी एफ होगा। तो अगर हम डेल्टा वी के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ। तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम था, इसकी वजह से जो वॉल्यूम था, बाद में मिलने के बाद भी इंटरेक्शन चेंज नहीं हुआ, इसीलिए कुछ भी वॉल्यूम में बदलाव नहीं आएगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि अपने पास ए और ए थे, बी और बी थे, बाद में ए और ए बनेगा, ए और बी बनेगा जब हमारा मिक्सचर बनेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ए और ए, बी और बी, इनके बीच में जो इंटरेक्शन था, बाद में जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया है। एक बार क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ाने वाला केस देखेंगे और एक बार इंटरेक्शन क्या देखेंगे, घटाने वाला केस देखेंगे। अब अगर इनके बीच का इंटरेक्शन घट गया तो क्या होगा, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या होंगे, दूर दूर रहने लगेंगे और इनके जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, वी एफ जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, वॉल्यूम क्या होगा, आई, अगर इनके बीच का इंटरेक्शन घट गया तो वॉल्यूम क्या होगा, वी एफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वी आई वो क्या हो जाएगा, वी एफ से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑब्वियसली वी एफ ज्यादा है और वी आई कम है, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, तो हमको ये वाला चीज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर इनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ गया तो ये लोग पास पास रहना चाहेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो वी एफ होगा वो क्या होगा, कम होगा वी आई से, और यहाँ पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्स क्या होगा, हमेशा हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो आई होप कि ये डेविएशन होता क्यों है, देखो हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन में ये कंसिडर ही नहीं करते हैं कि इंटरेक्शन कर भी होगा भी। तो कभी कभी हो सकता है कि इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए, कभी कभी हो जाए इंटरेक्शन घट जाए। तो जब घटेगा तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक तरह का डेविएशन। अगर बढ़ गया तो भी डेविएशन है, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आइडियल सोल्यूशन है। ठीक, अब ध्यान से देखना है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो आइडियल सोल्यूशन में हमको देखना है क्या, और कि ये जो है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा ओवर एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कुछ भी हो इट इज गोइंग टू फॉलो। ये लोग ओबे नहीं करते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल टू जीरो होंगी। डेल्टा एच मिक्स क्या होता है, हीट ऑफ चेंज इंथैल्पी का चेंज जो भी है वो कितना है, तो यहाँ पे इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि डेल्टा वी मिक्स जो है वो जीरो से क्या है, बड़ा है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये बड़ा कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा दोस्तों, जब ये वाला जो इंटरेक्शन है वो क्या हो, कम हो जाए इससे, अभी पढ़े हैं। और डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस वाले केस में नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये कब होगा, जब ए और बी का फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो ये याद रखना है। इस केस में देखो जो टोटल प्रेशर होगा वो इसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ज्यादा आएगा क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ पे टोटल प्रेशर हम जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे क्या होगा, कम आएगा। ठीक, अब यहाँ पे स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी जो है वो सेम होगी। ठीक, प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में और सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, मतलब ए और बी स्केप करने का टेंडेंसी सेम होगा। ए अकेले होता तो भी वैसे ही स्केप करता, और ए और बी जब मिक्स हो जाएंगे तो भी सेम ही स्केप करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन बनने के बाद इनकी स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि इनके बीच का जो रिपल्शन है वो क्या है, बढ़ गया है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है साथ में रहना, तो यहाँ पे इनकम स्केपिंग टेंडेंसी हाई है, और यहाँ पे ऑब्वियसली इनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है, तो ये जल्दी मतलब दूर दूर जाना नहीं चाहेंगे, तो इनकी स्केपिंग टेंडेंसी बाद में क्या होगी, डिक्रीज कर जाती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, और ये क्लोरोमीथेन और ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, बेंजीन और टोल्यूइन, आई होप सबको पता है ये सब। एसीटोन और इथेनॉल, CH2 एसीटोन, CCl4 CHCl3, ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के हैं, हमको हूबहू याद होने चाहिए। एनिलीन और फिनॉल, इनके बीच में लोन पेयर इंटरेक्ट करता है एन का, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ जाता है, यहाँ इंटरेक्शन घट जाता है। ठीक, आई होप कि ये आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन समझ में आ रहा है। एक यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसका नाम है एजियोट्रॉप्स। देखो एजियोट्रॉप में क्या होता है, ये एक बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मतलब दो लोग मिले हुए होंगे और इनके पास सेम कॉम्पोजिशन होता है, लिक्विड में भी और वेपर में भी। ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, दो लोगों का मिक्सचर बना रहे हैं, और हो क्या रहा है कि जो भी कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में थे और वेपर स्टेट में थे वो बिल्कुल कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और ये लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। ठीक है, अब दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, HNO3 प्लस वाटर, और ये अपना अल्कोहल इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक, बस इतना ही याद रखना है इसमें। अपनी सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट पार्टिकल्स। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयनिक और मॉलिक्यूलर नेचर, चार्ज, साइज, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमको चार प्रॉपर्टीज देखनी है जिसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। देखो हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर पेपर, इसको समझ ही लेते हैं अच्छे से। देखो हम क्या बोल रहे हैं, सपोज करो अपने पास एक लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड का नाम था ए। हम क्या किए, उसमें मिलाए एक सॉल्यूट बी जो कि क्या था, सपोज करो सॉलिड इन नेचर था। अब हम पहले की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जब यहाँ पे सिर्फ ए था तो हमको पता है कि ये अगर एक वोलाटाइल लिक्विड है तो ये अपने वेपर स्टेट में गया होगा, मतलब कुछ तो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा ए का।
ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर ए का था पहले, बाद में जब हम उसमें बी मिला देंगे तो हमको बताओ कि इसके वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर ए का है, बी के आने से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि बी जो है वो सॉलिड है, ये क्या करेगा हमको पता है। देखो कौन से वाले पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर स्टेज में जाते हैं लिक्विड के, जो सरफेस पे रहते हैं। अब हम जैसे ही सॉलिड इसमें डाले, सरफेस पे कुछ पार्टिकल सॉलिड के भी आ गए। इसका मतलब कि जितने पार्टिकल्स पहले लिक्विड के थे, अभी उतने पार्टिकल्स लिक्विड के नहीं है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स सॉलिड के भी हैं। तो एस्केप जो करेंगे वो भी कम करेंगे लिक्विड वाले, क्योंकि है ही कम। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बी के आने से जो ए का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब कि जब हम किसी प्योर लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कि जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर दें। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जो अपना वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया है, रिलेटिवली लो हो गया है। और इसी टॉपिक का क्या नाम है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो है सोनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपने सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला लगाया गया है। हम क्या बोल रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो P0 था और सोल्यूशन का क्या था, PS था। बाद में जब हम उसमें डाल दिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम और इससे डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग मिल जाएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, जिसको हम Na/Na प्लस NB भी लिख सकते हैं। यहाँ पे A क्या है, सॉल्यूट, और B क्या है, सॉल्वेंट है, और A प्लस B मिलके क्या बनाएंगे, सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग यहाँ से Ma भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला याद रखना है। हम फिर बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखो अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या हो, अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो अपना ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो अच्छा अपना आप लिक्विड क्या करने लगा है, बॉईल करने लगा है। ठीक है, ये याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब अपना वेपर प्रेशर हो जाएगा लिक्विड का, तो वो लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉईल करने लगेगा। अब हम बात करते हैं अपने केस 1 के बारे में। केस 1 कौन सा है, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है और उसके वजह से कुछ तो वेपर बन रहा है। ठीक, हमको पता है कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर हम इसके वेपर प्रेशर के बारे में बात करें तो इसको हम VP1 बोल देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ये लिक्विड जब बॉईल करने लगेगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, VP1 के बराबर हो जाएगा। यही पढ़े अभी तक हम क्या बोलते हैं कि केस 2 लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड में ना थोड़ा सा एक सॉल्यूट मिला देते हैं। हमको पता है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए कि जो पहले वेपर प्रेशर था अभी VP2 हो जाएगा, और ये वाला वेपर प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली क्या होगा, कम होता है। रिलेटिव लोअरिंग पढ़े हैं। तो ये वाला जो VP1 था ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ये इस वाले जगह पे है और ये है अपना इस जगह पे। इस वाले जगह पे अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है। हम बोल रहे हैं कि ओ अच्छा, मतलब इस टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पे अपना जो लिक्विड जब अकेला होता है तो क्या कर जाता है, बॉईल कर जाता है। लेकिन हमको पता है कि अभी क्योंकि हमने सॉल्यूट डाला तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। अब बताइए कि इसको यहाँ तक एटमॉस्फेरिक तक पहुंचाने के लिए हमको और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो वेपर में कन्वर्ट होगा ये, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। बात समझ में आ रही है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो VP1 के बराबर होता था, तो अपना लिक्विड क्या करता था, बॉईल करता था, जब ये क्या होता था, अकेला होता था। लेकिन जब हमने इसमें एक अलग से सॉल्यूट ऐड किया तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, लो हो गया, इससे थोड़ा कम हो गया। अब इसको यहां तक लाने के लिए हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। ठीक, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सॉल्यूट के ऐड करने से क्या हो रहा है, अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, क्योंकि हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है। और ये जो पूरा ये जो प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि हमने कितना सॉल्यूट डाला है। इसीलिए ये भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर होगा बॉइलिंग का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोलालिटी के ऊपर। और यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट मोलर एलिवेशन, और इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। इसकी यूनिट क्या है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला WA/1000 हम जानते हैं, मोलालिटी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम TB को, डेल्टा TB को ध्यान से देखें तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा जब हम यहाँ पे M की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो डेल्टा TB क्या होगा, जो अपना बाद में सोल्यूशन का आया है बॉइलिंग पॉइंट और जो पहले था, उन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग डेल्टा TB। तो अभी हम ये समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों डिप्रेशन आ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक टेम्परेचर है जिसपे क्या हो रहा है, अपना फ्रीजिंग होता है। इस समय जो भी वेपर प्रेशर होता है किसका, लिक्विड का, वो क्या होगा, फ्रीजिंग वाले वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, अपना जो लिक्विड है वो फ्रीज कर जाएगा। हमको पता है फ्रीज करने के लिए हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो सपोज करो कि पहले जो था T1 पे अपना क्या था, नॉर्मल अपना लिक्विड था। तो अगर हम बात करें कि यहां से यहां लेके आने के लिए कुछ तो हमको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा,
बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं कि फ्रीज करने के लिए इस वेपर प्रेशर के बराबर इसको करना पड़ेगा, तभी ये फ्रीज करेगा। तो जब ये नॉर्मल था, जब ये अकेला था, इसमें कुछ भी सोल्यूट हमने नहीं डाला था, ये प्योर था, तो यहां से यहां लाने के लिए कुछ तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता होगा। लेकिन जब दूसरा केस हमने लिया जहां पे हमने एक बी भी ऐड कर दिया है, तो उस समय हमको पता है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी हमने बात की रिलेटिव लोअरिंग। तो ये जो Vp2 है, अब हमको तो मेरा टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी कम हो गया है, तो अब यहां से यहां आना हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारा जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। हमको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो कम होगी। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये भी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के। और केएफ क्या होता है अपना, कांस्टेंट। इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। और ये प्योर सॉल्वेंट का, ये सोल्यूशन का। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है कि केएफ की वैल्यू डायरेक्टली भी हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है अपना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टीएफ क्या है अपना प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और ये है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। दिस फार्मूला आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बस ये जानते हैं। और इसमें यहाँ पे एक चीज और होती है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है कि सपोज करो अपने पास यहाँ पे एक हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली, यहाँ पे कुछ तो ए है और यहाँ पे मान लो ए प्लस बी है। हमको पता है कि ए जो है ये यहाँ पे ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये अकेला है, और यहाँ पे ए और बी दोनों है। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल के थ्रू क्या होगा, यहाँ से चीजें मूव करने लगेंगी। इसको हम सॉल्वेंट बोल दें, क्योंकि यहाँ पे अकेला ये सॉल्वेंट है और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। इसको हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो अगर नॉर्मल हम ऑस्मोसिस के बारे में बात करें, और ये है अपना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो अगर नॉर्मल ऑस्मोसिस के बारे में बात करें तो क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूट भी है तो कम है, तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर हम मूवमेंट कराएं तो क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साइड जाने लगेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि हम एक एक्सेस प्रेशर लगाएं किसके साइड पे, हम सॉल्यूशन के साइड पे प्रेशर लगा रहे हैं ताकि ये जो फ्लो है वो क्या हो जाए, रुक जाए। हम क्या बोल रहे हैं कि ये इधर से इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। अगर हम इस वाले प्रेशर और ऊपर से एक जो प्रेशर लगाए दोनों को बराबर करें तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उस वाले प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ये किसके डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या होता है, CRT। टी यहाँ टेम्परेचर है, आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और सी क्या है, मोलैरिटी। ठीक, देखो यही फॉर्मूला है। सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और फिर यहाँ पे ये सब फॉर्मूलाज हम डिराइव कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने का है। ये जो मेथड है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, मोलर मासेस को डिटरमाइन करने के लिए, किसका, प्रोटीन पॉलीमर माइक्रोमोलिक्यूल्स का। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ से ना अगर हमको ये प्रेशर पता हो कि हमने कितना लगाया है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये सब चीजें तो हम जानते हैं, RT W ये सब जानते हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का मोलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि यही हमको पता नहीं होता है। तो मोलर मास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हमको निकालने में ये वाला तरीका हेल्प करता है। ठीक, अब कैसे हेल्प करता है ये देखो, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन, अपना मोलारिटी। तो यहाँ पे होता क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा भी अगर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर जो है अगर वो कम भी है तो भी हमको मोलारिटी की अच्छी खासी वैल्यू मिलती है, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमको पता है कि ये प्रोटीन पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स ये लोअर टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे तो क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये टूटने लग जाते हैं, तो इनका एक्चुअल मोलर मास हमको नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर से हम जो M2 यहाँ पे निकालते हैं, ये हमको हेल्प करता है इन सब चीजों का मोलर मास निकालने के लिए, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे भी ठीक ठाक वैल्यू देता है और ये लो टेम्परेचर पे एज इट इज बने रहते हैं, टूटते नहीं है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, हम क्या देखें कि कहां से कहां मूवमेंट हो रहा था, मूवमेंट वाज फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। हम क्या चाहते हैं कि ये इधर मूव करने लग जाए। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है वो इधर अकेला है और इधर क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है। हम क्या चाह रहे हैं कि उल्टा हो जाए, सॉल्वेंट इधर ना आए, सॉल्वेंट इधर चला जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला पाई जितना हमने लगाया था उससे थोड़ा और ज्यादा लगाएंगे, तभी तो इधर जाएगा। तो जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसको हमने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही प्रिंसिपल यूज होता है हमारे RO में। कैसे यूज होता है, ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, इधर हमारे पास फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, ये हमारे पास फ्रेश वाटर है जो कि सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है। और यहाँ पे हमारे पास गंदा पानी है जिसको हम फ्रेश करने वाले हैं, जिसमें कुछ इंप्योरिटीज है जिनको हम सॉल्यूट पार्टिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अपने पास अपना पानी भी तो है ऑब्वियसली। हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पे बिजली से कनेक्ट करके उसको उसके ऊपर पाई लगा, पाई से ज्यादा, मतलब जितना ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए था उससे थोड़ा अगर ज्यादा प्रेशर लगाएं तो ये सॉल्वेंट क्या होगा, इस जगह से यहाँ मूव करने लगेगा, सॉल्यूट को छोड़ छोड़ के। तो हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। दिस इज हाउ वी विल सेपरेट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और हमको फ्रेश वाटर मिल जाता है पीने के लिए। आई होप ये बात समझ आ रही है। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे सेल्यूलोज एसीटेट को देख लो, ये एक परमिएबल है पानी के लिए, लेकिन इंप्योरिटीज जो आयंस प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में उसको नहीं करती है, तो ये सेल्यूलोज एसीटेट कैन बी यूज्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। ये बात याद रखनी है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, अब देखो हमने जितने भी फॉर्मूलाज को पढ़ा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले, यहाँ पे हम कहीं भी ये बात नहीं की कि जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस है उसके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहिए, कि कुछ तो एसोसिएशन होता है, कुछ तो डिसोसिएशन होता है, बहुत कुछ होता है, तो वो कंसीडर नहीं किया गया था। तो वेंट ऑफ नाम का एक आदमी आया, बोला कि आप लोग सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्लीज एक वेंट ऑफ फैक्टर है उसको भी थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए।
सबने बोला बिल्कुल ठीक। तो इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी नॉर्मल मोलर मास है बाई ऑब्जर्व मोलर मास, मतलब जो सच्चाई है उसको डिवाइड करना है, तो आई मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1/, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, इसलिए हम यहाँ पे मोलर मास को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी उलटफेर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व नीचे था, यहाँ ऊपर आ गया है, और ये भी एक फॉर्मूला है अपने पास। यहाँ जो भी वैल्यू होगी, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से हम ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे। आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, और यहाँ पे बिफोर, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। आई में नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशंस भी हम लोग लेते हैं। कैसे करते हैं ये सब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी विल सी। अगर हमारा आई जो है वो इक्वल टू 1 आया, मतलब कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है सॉल्यूट के आने से। अगर आई जो है वो ग्रेटर हुआ है, मतलब कि क्या हुआ है, डिसोसिएशन हो गया, तभी तो बढ़ गया है। और आई जो अगर कम हो गया 1 से, तो मतलब यहाँ क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, लोग जुड़ गए तो कम हो गया। दिस इज हाउ इट इज। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देंगे। यहाँ पे भी एक आई मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी एक आई कर देंगे। ये जो जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी सब में एक आई मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत जल्दी बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से बताने की कोशिश की। एंड डोंट फॉरगेट टू download these short notes because this will be very efficient in revising the chapter. Thank you.